आज का डिस्कशन कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। पहली बात मैं आपको, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, पहले मैं सिलेबस इंट्रोडक्शन कराऊंगा। इस बार आपने देखा होगा, अगर आप में से कोई रिपीटेड बैच का होगा बच्चा, तो उसने देखा होगा एक नया टॉपिक मैंने ऐड किया है इसमें, प्रोपोजिशनल कैलकुलस। ये जैम का टॉपिक नहीं है, ये मैंने खुद से ऐड किया है। क्यों ऐड किया है, उसके पीछे एक वजह है। मैंने लास्ट के बैचेज में देखा, जब किसी स्टेटमेंट की कन्वर्स की बात की जाती थी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात की जाती थी, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन की भी बात की जाती थी, इम्प्लाइज, इफ एंड ओनली इफ इत्यादि की बात की जाती थी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि सर क्या नाम है, ये क्या हो रहा है, मतलब सर कन्वर्स क्या होता है, सर कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, सर ये इम्प्लाइज दैट का क्या मतलब है, इफ एंड ओनली इफ से क्या मतलब है। ये सच में बच्चों के क्वेश्चन थे। बच्चों को जैसे मैं बोलता था ये स्टेटमेंट है, फिर बोलता था द कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू, तो लिटरली मेरे पास कमेंट आते थे कि सर कन्वर्स क्या होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने एक नया जो है टॉपिक इसमें ऐड कर दिया है, प्रोपोजिशनल कैलकुलस, जो कि कुछ जगहों पे शायद 11th या 12th क्लास में पढ़ाते हैं, क्योंकि इसका ज्ञान हुए बिना थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स पढ़ना, जहां पे कि स्टेटमेंट्स के साथ खेलना पड़ता है, वो पॉसिबल नहीं है। इफ यू वॉन्ट टू प्ले विद स्टेटमेंट्स यू मस्ट नो द रूल्स। अरे कोई भी खेल खेलोगे उसके नियम तो पता होने चाहिए ना। क्रिकेट खेलने चले गए हो, है ना, और तुमको ये पता नहीं है कि भाई कहाँ पे वाइड बॉल होती है, कैसे नो बॉल होती है, कैसे 6 रन मिलते हैं, कैसे 4 रन मिलते हैं, तो फिर क्या खेल खेलोगे। वही है, अगर तुमको स्टेटमेंट्स का खेल खेलना है, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स इज, कह दो कि प्ले ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना, स्टेटमेंट्स का खेल है। तो स्टेटमेंट के साथ खेलने के लिए स्टेटमेंट्स के नियम तो पता होने चाहिए, है ना। स्टेटमेंट्स को कैसे जोड़ना है, स्टेटमेंट्स में कैसे इंप्लाइज का बोलना है, कैसे नॉट इंप्लाई बोलना है, किसी स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होता है, ये इत्यादि चीजें। ठीक है ना, आई बात समझ में, बोलो बोलो भाई, क्लियर है। तो ये नया टॉपिक ऐड किया है मैंने, प्रोपोजिशनल कैलकुलस, जिसमें मैं आपको ये इत्यादि चीजों से अवगत कराऊंगा। बेसिकली ये टॉपिक आपको बताएगा कि पढ़ना कैसे है, प्योर मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है। ठीक है ना, ये अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर स्टेटमेंट्स पढ़नी आपको आ जाएंगी, है ना। उत्तर देना आपको जो है, मतलब पढ़ना आ जाएगा, उत्तर तो देना इस पे भी निर्भर करेगा कि आपको कितनी स्टेटमेंट्स याद हैं। ठीक है ना, उसके बाद सिलेबस का इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ अ सेट, और उसके बाद ऑपरेशन ऑन अ सेट। तो बस इतना ही आज मैं सोच के आया हूं कि आपको इतना ही कराऊंगा। इनमें जो भी टॉपिक्स में आपको कोई भी प्रकार का संदेह होगा आप पूछ सकते हैं बेझिझक। ठीक है ना, ठीक है। गैलियान का पीडीएफ ऑनलाइन आपको तुरंत मिल जाएगा, जैसे ही लिखोगे ना जोसेफ ए गैलियान पीडीएफ, आ जाएगा 10वां एडिशन सबसे पहले ही लिंक पे, गूगल करके देख लेना। ठीक है, इफ़ यू वांट अ पीडीएफ वो ले सकते हो, बट मेरा ये मानना है कि किताब से पढ़ना जो होता है वो अलग होता है, और क्या नाम है, डिजिटली जो पढ़ते हो वो टोटली डिफरेंट होता है। किताब से पढ़ने का फील ही अलग है। तो इसलिए इतनी कंजूसी मत करो यार, 200-250 रुपये 300 रुपये की बात है, शायद इतने की आती होगी, अरे मान लो 500 के अंदर आती है कन्फर्म है। एक किताब ले लो, और जो जो किताबें यहाँ पे मैं बताऊँ वो किताबें लेते जाओ, जीवन में बहुत काम आएंगी। ठीक है ना, किताबों का भी तो एक कलेक्शन होना चाहिए ना, पीडीएफ पीडीएफ से नहीं काम बनता। सिलेबस क्या है, सिलेबस अगर देखा जाए जो जैम के मतलब आईआईटी के वेबसाइट पे है, उसमें पहले तो यही है ग्रुप क्या होता है ना। इनफैक्ट ऐसे ही स्टार्ट है, ग्रुपवाइड क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, उसके बाद आता है ग्रुप क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सब ग्रुप्स। हमें ये मैच मत कराना, बट हाँ ये मैं मैच मतलब ऐसे नहीं, डिट्टो एकदम यही लाइन नहीं लिखी होगी वहाँ पे। उसके बाद आपका सब ग्रुप के बाद आता है साइक्लिक ग्रुप, उसके बाद परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लेग्रांजेस थ्योरम, ठीक है ना। उसके बाद आता है कॉन्जुगेसी क्लास,
उसके बाद आता है इसी में नॉर्मल सब ग्रुप, फिर इसमें आता है क्वेश्चन ग्रुप, एंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो जैम के सिलेबस में इतना ही है। इस हिस्से को बोला जाता है ग्रुप थ्योरी। क्या बोला जाता है? ग्रुप थ्योरी। आई बात समझ में? हाँ, पीडीएफ से पढ़ने का मन नहीं करता होगा बेटा, मेरा भी नहीं करता है। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारी पीडीएफ रखी होंगी। सर मेरे पास एस के मापा का बुक है। हाँ नहीं सही है, एस के मापा का जो बुक है वो रियल एनालिसिस के लिए अच्छी बुक है। ठीक है। अच्छा प्रतीक, फिर आप बेटा ले लो, अगर आपको 500 रुपीज़ ज़्यादा अमाउंट है तो आप जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। मैंने बता दिया ना, तुरंत मिल जाएगी। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे पहले लिंक विल बी गैलियन का पीडीएफ। ये वो सिलेबस है जो आईआईटी वाले बताते हैं, ठीक है ना। पर मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, मेरा सिलेबस अलग है। ठीक है, मेरा सिलेबस कैसे है, मैंने पूरे आपके ग्रुप थ्योरी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ग्रुप थ्योरी का सिलेबस तो यही रहेगा, लेकिन ये सब कुछ समझने के लिए, है ना, जैसे आपको अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको टेबल याद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होमोमॉर्फिज्म में ही आइसोमॉर्फिज्म लगा दो। वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म ही तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है, लिख लो। ठीक है, रिंग थ्योरी नहीं है बेटा, रिंग थ्योरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ बेटा, बुक पढ़ना जरूरी है। मेरे पढ़ाने के बाद वो चैप्टर आपको बुक से भी पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस भी करने हैं, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास इतना क्या नाम है, पर्याप्त समय नहीं है, अन्यथा मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस कराता। बट जिस हम यहाँ पे एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन करा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो वही है कि कॉलेज के हिसाब वाला जो है वो नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। मतलब आपको एग्जाम में जो मतलब कॉलेज में क्वेश्चन आते हैं वो नहीं करा पाएंगे, जिस टाइप के एग्जाम में यहाँ आते हैं नेट में जय में वो कराएंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इनका सिलेबस जो है ग्रुप थ्री का तो यही है, बट मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करूँगा, जस्ट कि इसलिए कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ाऊँगा, मेरा जो ये ग्रुप थ्योरी है उसमें मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा। पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा सेट थ्योरी, क्योंकि आपने बड़े सेट थ्योरी पढ़ा है, थोड़ा एक बार रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन टाइप का, ठीक है ना। उसके बाद रिलेशंस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशंस क्या होते हैं वो भी बताऊंगा, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, इस पे भी हम काम करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने कहा ना कि केवल जैम जैम का सिलेबस नहीं करा रहा मैं आपको एक कह दो कि पूरा एक वो पैकेज दे रहा हूँ ग्रुप थ्योरी के साथ साथ ही, कि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देना है जिसमें मॉडर्न अलजेब्रा आने वाला है ना, तो आप जो है आराम से उसको टैकल कर सकते हो। ठीक है, AR वशिष्ठा की बुक मत लेना, ठीक है। इवन वो मेरिट पब्लिकेशन वाली जितनी भी किताबें आती हैं, आई नेवर सजेस्ट माई स्टूडेंट्स की वो किताबें आप पढ़ो, क्योंकि उसमें नाम JN शर्मा जी का होता है, AR वशिष्ठा जी का होता है, लेकिन ये किताबें उनके PhD स्टूडेंट्स ने लिखी होती हैं, बच्चों ने लिखी होती हैं। तो मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो जा करके वो किताबों को रिव्यू कर सके, देख सके, तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, और हमारे तो एक प्रोफेसर तो इतना गुस्सा हो जाते थे ऐसे सुन पे, वो बोलते थे कि मतलब इन किताबों को तो एक बंडल में बांधो, उसमें पेट्रोल डालो और उसको आग लगा के 20वें माले से गिरते हुए देखो। मतलब वो इतना खिलाफ थे इन चीज़ों के, पता नहीं क्यों। वो बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी थे, प्रोफेसर थे, तो तब से। और मैंने भी JN शर्मा की एक बार किसी के कहने पे बुक पढ़ी थी टोपोलॉजी की, तो मुझे भी मतलब उतनी नहीं वो लगी, क्या नाम है, मतलब जितनी मिस्टेक्स है उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि नहीं लेनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये मत लेना, ये किताब है कृष्णा पब्लिकेशन वाली, इट्स अ रिक्वेस्ट। अच्छी स्टैंडर्ड किताबें पढ़ो। और मेरा जो है एक लिस्ट है, यूट्यूब पे तुम सर्च करोगे तो बुक्स फॉर IIT जैम मैथमेटिक्स, जो मैंने बताया ना बेटा, वो 15 साल का निचोड़ बताया है तुमको। ठीक है ना, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो मैंने तुम उसमें बताया ना होगा कि कौन सी किताब से पढ़ना बेहतर होगा। ठीक है, तो इसलिए वो रेफरेंस बुक के लिए वो मेरा वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, PW पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कौन से सब्जेक्ट की कौन सी किताब कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, किताब पढ़ने के लिए किताब पढ़ना जरूरी है।
सचिन कह रहे हैं विच वन इज़ बेटर, एनबीएचएम और आईआईटी? ऑब्वियसली आईआईटीज़ में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, आईआईटी का जो है नाम बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और एनबीएचएम के थ्रू भी आप बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हो, जैसे एचआरआई है इलाहाबाद में, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईआईएमएससी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, सीएमआई में का तो अलग भी एंट्रेंस होता है, चेन्नई में ही एक इंस्टीट्यूट और है, ठीक है ना। तो बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे तुम एनबीएचएम के थ्रू जा सकते हो, तो वो एग्ज़ाम भी ज़रूरी है, ठीक है। बट आईआईटी का अपना अलग रुतबा है, उनका अलग अपना रुतबा है, ऐसा बोल नहीं सकते कौन कम कौन ज़्यादा है, ठीक है। भामरी और खन्ना की किताब भी अच्छी किताब है बेटा, बहुत अच्छी किताब है, पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो। अक्षत कह रहे हैं कृष्णा पब्लिकेशन की बुक मैं पढ़ चुका हूँ। देखो बुक कोई भी पढ़ो, लेकिन जब आप किसी बहुत ही ऑथेंटिक ऑथर की बुक पढ़ते हो तो गलतियों की गुंजाइश कम होती है, क्योंकि अभी आप थोड़े से इतना ज़्यादा अनुभवी नहीं हो कि आप गलतियाँ पकड़ पाओ, ठीक है। इतने ज़्यादा अनुभवी नहीं हो कि गलतियाँ पकड़ पाओ, तो फिर क्या होता है कि आप कोई गलत चीज़ पढ़ लेते हो, फिर आगे आपको दिक्कत करती है। इसलिए जैसे मैं कह रहा हूँ जो स्टैंडर्ड किताबें मार्केट में चल रही हैं वो पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। सर रिंग थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे क्या? नहीं बेटा, रिंग थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, ये जैम का बैच है, ठीक है ना। जैसे अब इस बार जो है क्षितिज 2.0 में आगे, जैसे हो सकता है क्षितिज 3.0 आए में भी, उसमें आपको जो है सी यू ई टी पी जी जो 2025 वाला हो वो कवर किया जाए, जैसे इस बार इसमें किया गया, तो वो अलग बात है। अदरवाइज इसमें रिंग थ्योरी नहीं कराएंगे हम, ठीक है ना। हाँ अभी सब क्लास पे कंसंट्रेट करो, सही कह रहे हो। तो सेट थ्योरी, रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशन, काउंटिंग ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं मैं आपको जो कराऊंगा, और ये जरूरी चीजें हैं, नहीं कि एक्स्ट्रा है तो छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये सब पता होना चाहिए, बेसिक्स हैं, ये जेई वालों को पता होती है, 12वीं वालों को पता होती है, तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ये हो गया मेरा सेट और रिलेशंस। उसके बाद नेक्स्ट मेरा आता है नंबर थ्योरी, क्योंकि नंबर थ्योरी ग्रुप थ्योरी में भर भर के यूज हुई है, कुछ नंबर थ्योरेटिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। नंबर थ्योरी में मैं आपको बताऊंगा कि भाई सबसे पहले तो क्या नाम है, डिविजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है ना, डिविजिबिलिटी क्या होता है, इन सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें कि जीसीडी क्या होता है। कई बच्चों को दिक्कत थी पिछली बार, जीसीडी एलसीएम ये सबसे, है ना। जीसीडी क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि ये बार बार हम यूज करते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स में। उसके बाद वर्ल्ड फेमस थ्योरम है जिसको आप डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं, बहुत यूज होती है प्रूफ्स वगैरह में, ग्रुप थ्योरी में, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक थ्योरम और मैं बताऊंगा, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। मतलब ये वो हैं जो बेसिक एकदम नंबर थ्योरी आपको जो पता ही होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट इसी में आएगा, नंबर थ्योरी में आपका आएगा, जो नेक्स्ट चीज मैं बताऊंगा वो होगा सम इंपॉर्टेंट नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस, जैसे ऑयलर्स पाई फंक्शन, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो सम इंपॉर्टेंट नंबर थ्योरेटिक फंक्शन, जिनको अरिथमेटिक फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में आपका एक ये भी आएगा, कॉन्ग्रुवेंस मॉड्यूलो, ये भी एक काम की चीज है। तो ये है अपना नंबर थ्योरी, ठीक है ना। तो मेरा जो ग्रुप थ्योरी है, जो मेरा क्या नाम है सिलेबस है पढ़ाने का, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो ऐसे पढ़ाऊंगा, सेट थ्योरी होगा, फिर नंबर थ्योरी होगा, फिर उसके बाद आपका ग्रुप थ्योरी तो मैंने बता ही दिया। अच्छा इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना, जो आपका ये वाला हिस्सा होगा काउंटिंग ऑफ रिलेशन, इसमें फंक्शंस भी होगा, है ना। फंक्शंस वाला टॉपिक भी इसमें कवर होगा, ठीक है। बोलो। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो मैं जो है ना कोचिंग इंडस्ट्री से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है कि लोग क्या कर रहे हैं मार्केट, और मैं आपको कभी भी सपने में भी गलत एडवाइस नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा। अध्यापक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है।
अध्यापक होते हैं दो प्रकार के। आपको जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। एक अध्यापक होते हैं जो आपको बताएंगी ही ऐसी चीजें, ऐसी ही चीजें बताएंगे तो आपको बहुत आराम समझ में आएगी, क्योंकि हर टीचर को पता है कि आसान क्या है। ठीक है, हर टीचर को पता है कि आसान क्या है। ऐसी आसान आसान चीजें फॉर्मूले में बिठा के ऐसे क्या नाम है आराम से एकदम, है ना, ऐसे लगाएगा जैसे मक्खन, एकदम मक्खन मलाई वाला एकदम मामला हो जाएगा। तुमको लगे यार ये तो बड़ा आसान है, बहुत गजब पढ़ा रहे हैं सर, मजा ही आ गया। ठीक है ना। और एक टीचर है जो तुमको बताएगा चीजें, कुछ चीजें उसमें ऐसी होंगी जो मुश्किल भी लगेंगी तुमको। ठीक है ना, लेकिन वो तुम्हारे लिए जरूरी है। जब इंसान बीमार पड़ता है, किसी बीमारी का इलाज कराने जाता है बच्चा भी, तो उसको केवल मीठी मिठाई दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, कभी कभी कड़वी दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं सही करने के लिए, ठीक करने के लिए। ठीक है ना। तो जो केवल मीठा 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 बता रहे हैं, जो तुमको तुरंत तुरंत फटाफट फटाफट, हाँ यार ये तो हो गया, अरे यार क्या कमाल की बात है, ये तो बहुत गजब स्टेटमेंट है, प्लीज डोंट गेट इम्प्रेस्ड। वो प्लान इसलिए किया गया है, बनाया इसलिए गया है कि क्या नाम है तुमको अच्छा लगे, और वो अच्छा अच्छा मैं भी फील करा सकता हूँ, बट उससे एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं। मैं भी फील करा सकता हूँ यहाँ पे, मैं आराम से आसान आसान से क्वेश्चन लाऊंगा, लो बेटा नंबर ऑफ जनरेटर्स काउंट कर डालो, इसके नंबर ऑफ सब कुछ काउंट कर डालो, समझ रहे हो मेरी बात, इसके ये काउंट कर डालो, इसके वो काउंट कर डालो, तुम फटाफट काउंट कर लोगे, हाँ यार इसमें क्या है, ऐसी इसी स्टेटमेंट जो तुम खुद बता लोगे। ठीक है ना, समझ रहे हो। चलो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा साफ लिखने की। ठीक है, पुष्पेंद्र कह रहे हैं क्या मेरी क्लासेस इनफ है, मोर देन इनफ है बेटा, मोर देन इनफ। ठीक है, मोर देन इनफ। ठीक है, तो आपको जो है ज़्यादा मिठाई की तरफ नहीं भागना है, आपको थोड़ी कड़वी कड़वी गोलियां भी दी जाएंगी ताकि जो है आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो। यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा वो एकदम सामंजस्य के साथ पढ़ाया जाएगा, केवल आसान आसान चीज़ें नहीं होंगी, मुश्किल चीज़ें भी होंगी। ठीक है ना, ऐसी चीज़ें भी होंगी, ऐसे ही टॉपिक भी छेड़े जाएंगे जो कोई नहीं छेड़ता होगा, जो आपको असहज कर सकते हैं, परंतु आपको वो पढ़ना है और उसमें कोई दिक्कत है तो पूछना भी है। समझ रहे हो। इस हिसाब से प्रिपरेशन करोगे तो केवल इसी आईआईटी जैम के मैदान में नहीं, जीवन के किसी भी मैदान में, सब्जेक्ट्स में कभी भी पीछे नहीं रहोगे। और जो केवल शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढ रहे हैं, मैं उनको पहले ही वार्न कर दूं, कोई शॉर्ट ट्रिक्स होती ही नहीं है। ये अफवाह फैलाया जाता है, फलाने ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, होती होंगी एसएससी वगैरह में। मैंने एसएससी की क्लासेस देखी है यूट्यूब पे, उनको कोई ना तो लॉजिक बताना होता है, ना कोई कुछ बताना होता है, वो बस क्वेश्चन में ना आंसर फिट करा देते हैं, ऐसा आया तो ऐसे कर लेना, ऐसा आया तो ऐसे कर लेना, ऐसा आया तो ऐसे कर लेना, जब ऐसा नहीं आया तो फिर ऐसा यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ ऐसा वैसा नहीं आता है, ऐसा आया तो ऐसे, ऐसा आया तो ऐसे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है ना, यहाँ फिट नहीं कराया जा सकता, यहाँ पढ़ने का तरीका है। पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कोई चीज होती क्या है, फिर आपको थ्योरम्स की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, फिर आप क्वेश्चंस की ओर बढ़ोगे। कुछ लोग कहते हैं कि सर जैसे डेफिनेशन लिखा हो, उनको लगता है तुरंत बस क्वेश्चन करा दे। अरे डेफिनेशन लिखाते ही क्या क्वेश्चन करा दूं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है डेफिनेशन थ्योरम 5 थ्योरम के बाद पता चले ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, 12th में 57% है और बीएससी में 82% है, क्या कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आराम से, है ना, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे पढ़ो, धैर्य से पढ़ोगे, सब होगा, अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया है बस उसी पे ध्यान लगाओ, बाकी मैं अंग्रेजी जो है सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो आते हैं, बाकी जो इसमें बचा वो ग्रुप थ्योरी है। यहाँ पे जो है वो ग्रुप थ्योरी में ऑलरेडी आपको सिलेबस बता चुका हूँ, ये सारा मैं आपको कराऊंगा, और आप प्लानर भी देख चुके होंगे। तो जितना इसमें लिखा हुआ है ग्रुप थ्योरी, ये सिलेबस लगभग आईआईटी जैम का है, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा इसमें, उससे अधिक आपके प्लानर में आपको दिख जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एन ग्रुप्स, ये वो दुनिया भर की चीज़ें करानी है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना। सो नाउ लेट्स बिगिन विद प्रोपोजिशनल कैलकुलस। ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं पहले बता चुका हूँ, ये आपको मैं इंग्लिश की क्लास दे रहा हूँ अभी, जो मैं प्रोपोजिशनल कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ, दिस इज इंग्लिश रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग प्योर मैथमेटिक्स। व्हाट इज प्रोपोजिशनल कैलकुलस? इट इज द इंग्लिश रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग प्योर मैथमेटिक्स। ठीक है ना, अगर प्योर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज अ प्रोपोजिशन?
अब प्रोपोजिशन को और कई नामों से जाना रहेगा। प्रोपोजिशन हो गया, रिजल्ट हो गया, थ्योरम हो गया, लेमा हो गया, सब एक ही सिनोनिम है एक दूसरे के, ठीक है ना, समझ रहे हो, इनमें कोई भिन्नता नहीं है, बस उनके प्रयोगों के आधार पे बोला जाता है, ठीक है। सो प्रोपोजिशन हो गया, रिजल्ट हो गया, लेमा हो गया, थ्योरम हो गया, इनमें कोई विशेष फर्क नहीं है, बस स्पेलिंग का फर्क है और प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, ठीक है। ये सेम सिनोनिम की तरह तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर कर दूं मैं आपको। सेमेस्टर में नंबर कम नहीं आना चाहिए, कम से कम 60% तो होना ही चाहिए ना। कुछ आईआईटीज में शायद 60 से कम लेते हो, लेकिन मैक्सिमम आईआईटीज में 60% है, 60% होना चाहिए कम से कम। 60% अगर आपके पास है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, हर एग्जाम में आप बैठ सकते हो इंडिया में, ठीक है ना। व्हाट इज अ प्रोपोजिशन? प्रोपोजिशन क्या होता है? कोई भी स्टेटमेंट बोलो आप, जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, कोई भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, नॉट एग्जैक्टली कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव मतलब कोई फैक्ट बोल रहे हो तुम, जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, तुम एक फैक्ट की बात कर रहे हो। अब राम या तो अच्छा लड़का होगा या तो नहीं होगा। जैसे अंबानी बहुत अमीर आदमी है, तुम एक फैक्ट डिक्लेयर कर रहे हो, एक स्टेटमेंट दे रहे हो, अंबानी बहुत अमीर आदमी है, तो या तो अंबानी अमीर आदमी होगा या तो नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब ट्रू और फॉल्स, हर स्टेटमेंट जो बोली जाएगी दैट हैज टू बी आइदर ट्रू और फॉल्स, बट इट हैज टू बी अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट इन द सेंस कि तुम कोई फैक्ट बोल रहे हो, वो फैक्ट गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी सही कभी गलत हो। मेरी बात समझ रहे हो? या तो हमेशा सही है या तो हमेशा गलत है। गलत मतलब गलत, सही मतलब सही, ये नहीं कि कभी गलत कभी सही, कभी खुशी कभी गम नहीं, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट जो सही हो या गलत हो, दोनों ना हो एक साथ, ठीक है ना। आई बात समझ में? सही गलत दोनों ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोजिशंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये एक फैक्ट है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये ट्रू स्टेटमेंट है ना। उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, ये ट्रू है फॉल्स है ना। लखनऊ इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ऐसी स्टेटमेंट जो पहली बात डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हो। डिक्लेरेटिव से मतलब क्या है कि एक ऐसा बताता हूं जो डिक्लेरेटिव, जैसे मैं कहूं ओपन द डोर, क्या बोलूं मैं? ओपन द डोर, तो दिस इज नॉट अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, तुम किसी को कमांड कर रहे हो। ऐसी स्टेटमेंट्स, या तुम पूछ लो व्हाट इज योर नेम, है ना, ये दीज आर नॉट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन मार्क या कमांड देना, ये सब चीजें डिक्लेरेटिव नहीं है, ठीक है। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट से तात्पर्य है यू आर टेलिंग सम फैक्ट विच कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स बट कैन नॉट बी बोथ, ठीक है। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताओ कमेंट्स में मुझे आपको ये समझाना है कि मैथमेटिक्स पढ़नी कैसे है, ठीक है। वो आ जाएगा फिर तुम मैथ्स पढ़ भी लो। यहां तक क्लियर है? बोलो, यहां तक कोई समस्या है किसी को? भाई अब पढ़ाई पे ध्यान लगा लो थोड़ा, बाद में डिस्कशन कर लेना। पढ़ाई पे ध्यान लगा लो थोड़ा, इस पे बाद में डिस्कशन कर लेना, ठीक है। समझ में आया? तो व्हाट अ प्रोपोजिशन क्या है? प्रोपोजिशन इज अ declarative statement which is either true or false, cannot be both, ठीक है ना। जैसे मैं अभी पढ़ाया नहीं लेकिन मैं बोल दूं, जैसे कि हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है, ये एक स्टेटमेंट है। अब ये सही है गलत है वो अलग बात है। मैं बोलूं हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है, अब ये क्या चीज है वो भी तुमने साइक्लिक पता है ना, बिलियन पता है ना, ग्रुप पता है, कोई बात नहीं। अभी जस्ट हम स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। मैं बोलूं
कि हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है, फिर मैं बोलूं हर अबिलियन ग्रुप साइक्लिक होता है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, ये ट्रू हो सकती हैं या फॉल्स होती हैं, जो हम बाद में देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इनमें से कौन सी ट्रू है कौन सी गलत है, समझ रहे हो। हाँ, ट्रू है फॉल्स है अंकुर, वो बाद में हम देखेंगे। अभी मान लो क्योंकि हमारी क्लास में बच्चे बैठे जिन्होंने नहीं पता है, ग्रुप थ्योरी पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा, उनको कुछ नहीं पता साइक्लिक क्या है, नॉन साइक्लिक क्या है, बिलियन क्या है, किसी कुछ नहीं पता, मान लो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ। तो मेरे लिए जस्ट दो स्टेटमेंट हैं जिनको कि हमको पता करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो हम आगे देखेंगे ट्रू है कि फॉल्स है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट स्टेटमेंट्स वी आर गोइंग टू डील विथ, कैसी स्टेटमेंट्स होंगे जिनसे हम काम करने वाले हैं, जिनके साथ हम काम करने वाले हैं, जिनके साथ हमारी डीलिंग होने वाली, ठीक है ना। ऐसे में बोल दूं कि अ नॉन अबिलियन ग्रुप कैन नॉट बी साइक्लिक, अ नॉन अबिलियन ग्रुप कैन नॉट हैव प्राइम ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये सारी स्टेटमेंट्स हैं, ये सही है कि गलत है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये जो है स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट्स का मतलब आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूं कि भाई स्काई इज ब्लू, अब ये मैं एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दे रहा हूं कि आसमान नीला होता है ना। ये मैंने स्टेटमेंट दे दी है, ट्रू हो सकती है फॉल्स हो सकती है, ठीक है, बट दिस इज द स्टेटमेंट। मैं लिखूं रोजेज आर रेड, ये एक स्टेटमेंट है, सही हो सकती है या गलत हो सकती है। मैं लिखूं एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, ये एक स्टेटमेंट है, मैं लिखूं, है ना, ये ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। एवरी ऑड प्राइम इज ग्रेटर देन 2, दीज आर ऑल स्टेटमेंट्स। कैसी स्टेटमेंट्स है, दीज आर प्रोपोजिशंस, ठीक है ना। ये क्या है सब, दीज आर प्रोपोजिशंस, ठीक है। अब ये ट्रू है कि गलत है, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है, वो अलग कहानी है, बट ऐसा नहीं हो सकता इनमें कोई स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स दोनों हो। अब ये एग्जाम्पल मैंने दिए जो प्रोपोजिशंस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो है ना। अगर मान लो मैं ये एग्जाम्पल दूं जो नहीं है, तो ऐसी बातें मत बोलना, है ना, ये वाली वो स्टेटमेंट्स नहीं होंगी हमारे लिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूं ओपन द डोर, ठीक है ना। मैं बोलूं फेच मी अ कप ऑफ टी, मतलब मेरे लिए चाय ले आओ। तीसरा x+1 = 2, चौथा x+y = z। तो ये जो है प्रोपोजिशंस नहीं है, ठीक है। अभी ये मत चिंता करो कौन सही है कौन गलत है, डोंट वरी अबाउट दिस। अभी बस ये देखो प्रोपोजिशंस का क्या मतलब है, बस कौन सही कौन गलत तो बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। दरवाजा खोलो, मेरे लिए कप ऑफ टी लाओ, है ना, और क्या नाम है, x+1 = 2, ये क्यों नहीं है भाई। ये तो चलो समझ में आता है, कमांड दे रहे हैं इनमें, या ऐसे कोई पूछ ले व्हाट इज योर नेम, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दोगे तो उसको प्रोपोजिशन बोल दिया जाएगा, नहीं। आप पूछो व्हाट इज योर नेम, ओ ग्रुप अपना नाम तो बता, है नीले पीले ग्रुप अपना नाम तो बता, ठीक है, व्हाट इज योर नेम। तो ये दीज आर नॉट प्रोपोजिशंस इन मैथमेटिक्स, ठीक है। कमांड करना, क्या नाम है, क्वेश्चन मार्क, ये सब जो है दे आर नॉट प्रोपोजिशंस। x+1 = 2, x+y = z, ये क्यों नहीं है प्रोपोजिशन, यहां तो कुछ कमांड नहीं दे रहे हो। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो इस बात पे निर्भर करता है कि x की वैल्यू क्या है, तो ये सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब ये हमेशा सही या हमेशा गलत नहीं है ना, ठीक है। तो वो हम नहीं बोल सकते कि प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन का मतलब या सही या गलत, ठीक है, कभी सही कभी गलत नहीं, ठीक है। और ये
ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू जेड है, पता नहीं x क्या है, पता नहीं y क्या है, पता नहीं z क्या है, तो मैं कैसे बोल दूं x प्लस वाई जेड है या नहीं है? कभी होगा कभी नहीं होगा, है ना? आई बात समझ में? हाँ, तो ये प्रोपोजिशंस नहीं है। तो प्रोपोजिशन क्या होती है समझ में आ गया, प्रोपोजिशन क्या नहीं होती है समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फंडा आता है, जैसे आप जब आपने नंबर्स पढ़े, मेरी बात ध्यान सुनना, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? नंबर्स। फिर आप जब अचानक से 9वीं क्लास में पहुंचे तो आपने वेरिएबल यूज करने शुरू कर दिए, एक्स वाई जेड ए बी सी। तो वो जो एक्स वाई जेड ए बी सी थे वो किसके लिए रिप्रेजेंटेशन थे, जिनको तुम वेरिएबल्स बोलते थे? नंबर्स के लिए तो थी, वहां पे उनकी कुछ वैल्यू रहती होगी। जैसे आपको लिखना हो, आपको पता है कि 2+3 बराबर 3+2 होगा, आपको पता है कि 4+5 बराबर 5+4 होगा, तो आपको पता है भैया ऐसा तो सबके लिए होता है, मतलब a प्लस बी बराबर b प्लस ए। तो अब यहाँ पे a और b क्या है? a और b यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है। तो आपने क्या किया कि नंबर्स के लिए नोटेशंस यूज करने शुरू कर दिए। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। क्या बोला आपने उसको? वेरिएबल्स। क्या बोला आपने? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स माने जो वेरी कर रहा है। ऐसे ही हम प्रोपोजिशनल कैलकुलस को विकसित करने के लिए, उनके साथ कुछ ऑपरेशंस डिफाइन करने के लिए स्टेटमेंट्स को वेरिएबल से डिनोट करेंगे, जिनको हम प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोजिशनल वेरिएबल। जैसे मैं लिखूं, प्रोपोजिशनल वेरिएबल क्या होता है? क्या होते हैं? इंग्लिश लेटर्स यूज टू डिनोट सम प्रोपोजिशन। यूजली, मैं थोड़ा अंग्रेजी मतलब थोड़ा और आराम से लिखता हूं, यूजली टेकन एज पी या क्यू या आर या एस डॉट 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा ईटीसी। तो ये लेटर्स को यूजली क्या लेते हैं हम? पी लिखते हैं या क्यू लिखते हैं या आर लिखते हैं या एस लिखते हैं। ठीक है ना? आई बात समझ में? हाँ, जैसे प्रबल कह रहे हैं कि सर 2+1 बराबर 3, ये तो डिक्लेरेटिव प्रोपोजिशन है। हाँ बिल्कुल ये है। अगर मैं लिखता 2+1 बराबर 3, दिस इज अ प्रोपोजिशन, है ना? अगर मैं लिखता वहां पे जैसे x प्लस वाई बराबर जेड था, वहां पे भी यही लिख देता मैं कि x की जगह 2, y की जगह 1, जेड बराबर 3, तो वो भी सही हो जाता। ठीक है ना? आई बात समझ में? जॉर्ज नाथ कह रहे हैं कि आइडेंटिटी प्रोपोजिशन है क्या? आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी क्या होती है भाई? प्रोपोजिशन मतलब क्या? स्टेटमेंट है कोई, है ना? प्रोपोजिशन मतलब क्या? कोई स्टेटमेंट। तो आइडेंटिटी कोई स्टेटमेंट है क्या? आइडेंटिटी अगर कह रहे हो तो ग्रुप का एलिमेंट है ना। ठीक है, यूजली टेकन एज दिस। तो मतलब जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखूं कि मान लो मैं ऐसे बोलूं कि P इज द स्टेटमेंट, ऐसे मैं लिखूं P इज द स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है P? स्काई इज ब्लू। तो ऐसे जो है, जो स्टेटमेंट्स है उनको वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे देखना, ऐसे डिनोट करेंगे P, फिर उसके बाद सच दैट का साइन लगाएंगे, फिर बोल देंगे स्काई इज ब्लू। तो मतलब P एक प्रोपोजिशन है जो बताती है कि स्काई ब्लू है। P प्रोपोजिशन क्या कहती है? स्काई ब्लू है। ठीक है ना? मान लो मैं Q बनाता हूं कि रोजेज आर रेड। ठीक है, तो Q एक प्रोपोजिशन है जो बताती है कि जो गुलाब हैं वो लाल होते हैं। ठीक है, सही है गलत है मुझे उससे मतलब नहीं, मेरा उससे वास्ता नहीं है। मुझे बस स्टेटमेंट से मतलब है, मुझे फैक्ट से मतलब है, मुझे डिक्लेरेशन से मतलब है। वो डिक्लेरेशन गलत है सही है वो अलग बात है। ठीक है? हाँ, जॉर्ज कह रहे हैं साइन स्क्वायर। हाँ, आइडेंटिटी बिल्कुल बिल्कुल प्रोपोजिशन होगा। इस आइडेंटिटी की बात कर रहे हो ना? मुझे लगा तुम ग्रुप की आइडेंटिटी की बात कर रहे हो। ठीक है, ये बिल्कुल होगा। ठीक है, कोई भी आइडेंटिटी हमेशा एक प्रोपोजिशन होगी। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, है ना? होगा ये। आई बात समझ में? तो रोजेज आर रेड एंड स्काई इज ब्लू। अब ये क्यों बताया? क्योंकि अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन प्रोपोजिशंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं?
ऑपरेशंस ऑन प्रोपोजिशंस, और यही हमारा मेन मकसद है, ये हमको समझना ही पड़ेगा, ऑपरेशंस ऑन प्रोपोजिशंस, है ना, जिसको प्रोपोजिशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो होता है क्या इसमें, कभी कभी समटाइम्स वी कंबाइन, क्या कंबाइन करते हैं, टू और मोर प्रोपोजिशंस, मोर प्रोपोजिशंस by using some connectives, है ना। द स्टेटमेंट्स या प्रोपोजिशंस, अब थोड़ी अंग्रेजी यहां हो जाएगी, मैं समझाऊंगा, आप डरो मत, ठीक है ना। दस ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड व्हाट, कंपाउंड प्रोपोजिशंस। अब मैं समझाता हूं, आप डरो मत। कंपाउंड, कंपाउंड प्रोपोजिशंस एंड connectives used are called logical operators। मैं समझाता हूं, आप बिल्कुल अंग्रेजी पे मत जाओ। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर तुमको ये याद नहीं होता, याद नहीं करना है, मेरी बात ध्यान सुनना। जैसे मैं बोलूं, हाँ इस पे आते हैं गणेशन अभी, ठीक है ना, अभी आते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट भी होती हैं, ठीक है, आता हूं उस पर भी मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे मैं कहूं कि द स्काई इज ब्लू एंड द रोजेज आर रेड, ठीक है ना, द स्काई इज ब्लू एंड द रोजेज आर रेड। तो यहां पे आपने क्या करा कि दो स्टेटमेंट थी, एक था द स्काई इज ब्लू और एक स्टेटमेंट था रोजेज आर रेड, दोनों को आपने कंबाइन कर दिया। कंबाइन किससे किया, एंड से, दोनों के बीच में क्या लगा दिया आपने, एंड, ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट बनी पूरी की पूरी कि द स्काई इज ब्लू एंड द रोजेज आर रेड, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट कहलाएगी कंपाउंड स्टेटमेंट या कंपाउंड प्रोपोजिशन, ये पूरी की पूरी, ठीक है ना। और यहां जो आपने एंड लगाया है, इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टिव यूज किया है उसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे 2 इज इवन एंड 3 इज ऑड। तो 2 इज इवन एक प्रोपोजिशन हो गया, 3 इज ऑड दूसरी प्रोपोजिशन हो गया, दोनों को आपने कंबाइन किया एंड से, तो एंड यहां पे कनेक्टिव हुआ जो कि एक लॉजिकल ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स को आप डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिव्स लगा करके यूज करके, है ना, कंबाइन कर लेते हैं और एक पूरी स्टेटमेंट अलग बन जाती है। उसको जो मिलती है ऐसी स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट 10 ऑब्टेन्ड, मतलब इस प्रकार से मिली हुई स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है ना। आई बात समझ में, बोलो, ठीक है। अब एंड नहीं, और भी हो सकता है, क्या, राम और श्याम इज ए गुड बॉय, है ना, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हो, राम इज ए गुड बॉय और श्याम इज ए गुड बॉय, है ना, समझ रहे हो, राम इज ए गुड बॉय आइदर और श्याम इज ए गुड बॉय। तो यहां पे आपने राम इज ए गुड बॉय और श्याम इज ए गुड बॉय को कंबाइन कर दिया, किससे, और से। तो और भी एक कनेक्टिव है, लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। आई बात समझ में, अभी तक जो मैंने बोला समझ में आया। प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्रोपोजिशन ना होने का क्या मतलब होता है, ऑपरेशंस कैसे करते हैं प्रोपोजिशंस का, समझ में आया, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक। प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स PQRS वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब यहां पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो है क्या नाम है, लॉजिकल ऑपरेटर जानने जरूरी हैं। सम इंपॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स, कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स।
राइटिंग समझ में आ रही है? कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, आई बात सुन में। सबसे पहला है, इसको बोलते हैं कंजंक्शन। इसको डिनोट करते हैं ऐसे, अब तुम ऐसे मत लिखना, बट ऐसे डिनोट करते हैं। हमको इसकी अंग्रेजी से मतलब है, नोटेशन से ज्यादा मतलब है नहीं, अंग्रेजी से मतलब है, क्योंकि हम ये बहुत यूज करेंगे चीजें। तो ये क्या करता है, कहता है कि अगर P कोई स्टेटमेंट है, मान लो P और मान लो P Q B प्रोपोजिशंस, ये कोई भी प्रोपोजिशंस है, ठीक है ना। तो इनका जो कंजंक्शन है, देन देयर कंजंक्शन इज द स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन, जो भी कहो लिख सकते हो, क्या, P एंड Q डिनोटेड बाई P, इसको पढ़ते हैं P एंड Q। दैट इज बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, यही कहीं अगर आपको P ऐसे लिखा दिख जाए तो समझ जाना इसका मतलब है P एंड Q। इसका क्या मतलब है, P एंड Q। अब ये कैसे बनता है, जैसे मैं बोलूं, एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, एग्जाम्पल के लिए मान लो P आपकी स्टेटमेंट होती स्काई इज ब्लू, ठीक है ना, और Q स्टेटमेंट होती कि रोजेज आर रेड, रोजेज आर व्हाट, रेड। तो इसका कंजंक्शन क्या बनता, इसका कंजंक्शन बनता P एंड Q, मतलब वो क्या बनता, वो बनता स्काई इज ब्लू, है ना, एंड रोजेज आर रेड। समझ में आया, स्काई इज ब्लू एंड रोजेज आर रेड, ठीक है यार। इससे क्लियर क्या लिखूं, ये SKY नहीं दिख रहा है, ये SKY नहीं दिख रहा है यार, ये इससे क्लियर क्या लिखूं, ये मेरी सबसे सुंदर राइटिंग है। बताओ ना, कोई शब्द ना समझ में आ रहा हो तो बताओ, मैं लिख दूंगा। ये CONJUNCTION है, ये जस्ट एक सिंबल है, यहाँ प्रपोजिशंस लिखा है, कंजंक्शन लिखा है। बताओ, कोई वर्ड ना समझ में आओ तो बताओ, मैं बता दूंगा अलग से, ठीक है। तो ये कंजंक्शन हो गया। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखूं कि भाई, मान लो मैं बोलता हूं ये वाला, कि मान लो P स्टेटमेंट होती कि 2 इज प्राइम, और Q स्टेटमेंट होती 3 इज ऑड। तो इनका कंजंक्शन क्या होता, P एंड Q क्या होता, कि 2 इज प्राइम एंड 3 इज ऑड। अब एक बात आती है, क्या बात आती है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि अगर P और Q ट्रू या फॉल्स हैं, तो कैसे पता चलेगा कि P एंड Q ट्रू है या फॉल्स है। कहने का मतलब है ट्रूथ टेबल। कैसे पता चलेगा कि कब P एंड Q ट्रू होगी, कब P एंड Q फॉल्स होगी, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में ऐसे ही लिखा होता है, होता नहीं है। इफ दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स की कहानी में अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट लिखी है जिसमें एंड का प्रयोग किया गया है, तो अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट है जिसमें दो प्रोपोजिशन अलग अलग लगाई गई हैं एंड से ज्वाइन करके, कैसे बताओगे कि वो सही है या गलत है ना। कैसे बताओगे कि वो सही है या गलत है, ठीक है ना। तो कैसे बताओगे, उसके लिए एक टेबल होती है, इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बताता है कि ये सही है या गलत है। कैसे बताता है, ध्यान सुनना। यहां पे एक प्रोपोजिशन P है, यहां पे एक प्रोपोजिशन Q है, मुझे P एंड Q की बात करनी है। ये ध्यान में रखना, कभी गलती नहीं होगी। अगर P ट्रू है और Q भी ट्रू है, केवल तभी ये ट्रू होगा। जब P और Q दोनों ट्रू हो तभी ये सही होगा। अगर मान लो ये आपका फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, तब भी ये फॉल्स होगा। अगर ये आपका ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, तब भी ये फॉल्स होगा।
अगर ये दोनों फॉल्स हो गए तब भी ये फॉल्स होगा, याद रहेगा। तो कंजंक्शन मतलब एंड वाली कोई भी स्टेटमेंट, अगर दो स्टेटमेंट को मिला के एक स्टेटमेंट बनाया गया है और एक सिंगल स्टेटमेंट बनाने के लिए एंड का प्रयोग किया गया है, तो वो जो नई स्टेटमेंट आई है वो तभी ट्रू होगी जब दोनों अलग अलग ट्रू हों। जैसे मैं ये स्टेटमेंट बोलूं कि 2 इज इवन एंड 3 इज ऑड, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि 2 इवन होता है और 3 ऑड होता है ना। अगर मैं यही बोलता 2 इज प्राइम एंड 3 इज क्या नाम है इवन, 2 इज प्राइम एंड 3 इज इवन, अगर मैं बोलता 2 इज प्राइम एंड 3 इज इवन, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें 3 इज इवन वाला फॉल्स है। तो दोनों में कोई भी एक फॉल्स हो जाए तो पूरी स्टेटमेंट फॉल्स, या दोनों फॉल्स हो जाए तब भी पूरी स्टेटमेंट फॉल्स। ट्रू एक ही शर्त पे होगा जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो। किसकी बात की जा रही है? ऐसी प्रोपोजिशन की जिसमें दो आपके पास प्रोपोजिशंस इन्वॉल्व हों। ये क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। रत्ना कह रही है सर नोट करने का टाइम दीजिए। चलो ले लो बेटा, मैंने कहा तो था आप लोग बताओगे तभी तो रुकूंगा मैं। आप लोग बताते ही नहीं हो। कहां से लिखना है बताओ, कहां से लिखना है, फटाफट बताओ, बोलो बोलो। मेरी यहाँ लिखने की मजबूरी है, नहीं तो मैं यूजुअली पता है क्लास में कैसे पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाया करता था तो मैं इतना नहीं लिखता था। वहां पे मैं जैसे बोलता जा रहा हूँ तो आप लिखते जा रहे हो, तो मेरे वहां पे व्हाइट बोर्ड पे केवल क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते थे या फिर कोई थ्योरम का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा होता था। ये डेफिनेशन नहीं लिखवाता था मैं। तो इसलिए जो है आप लोग बताओ मुझे कोई दिक्कत हो तो। हाँ ये 10th में रहा था बेटा, लेकिन वही है ना कि चीजें ध्यान ही नहीं रहती। इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बार बार यही सब पूछोगे तुम, सर कन्वर्स क्या होता है, सर इनवर्स क्या होता है। तो मैंने कहा शुरू करते हैं यहीं से कहानी इस बार, है ना। एक आध क्लास एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, कंजंक्शन नोट कर लो। मान लो पी और क्यू कोई दो प्रोपोजिशंस हैं, तो उनका कंजंक्शन जो है ये स्टेटमेंट होता है। दोनों के बीच में एंड लगा दो, उसको डिनोट करते हैं पी, और उसको उल्टा वी लिख दिया है जिसको एंड पढ़ते हैं, पी एंड क्यू। ठीक है, ठीक है, क्या पढ़ते हैं? पी एंड क्यू। आई बात समझ में? इसका कोई डीपीपी नहीं दिया जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, इसकी डीपीपी मत मांगना। इसका कोई डीपीपी नहीं दिया जाएगा, ये केवल आपके कंसेप्ट को अच्छा करने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है ना। कभी आपको इन सब चीज़ों में दिक्कत ना आए, एंड और आर वाली स्टेटमेंट सही कब होती है गलत कब होती है वो दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। ये इसका ट्रूथ टेबल है। अगर पी और क्यू दोनों ट्रू हैं तभी टी ट्रू होगा, मतलब पी एंड क्यू ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसी में आता है डिसजंक्शन। नेक्स्ट क्या आता है? डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या होता है? डिसजंक्शन होता है पी और क्यू, इसको डिनोट करते हैं पी और सीधा वी। क्या होता है? पी और क्यू। मतलब जैसे मैं बोलूं स्टेट एग्जांपल के लिए, मान लो पी होता कि भाई क्या नाम है, एक्स इज पॉजिटिव, ऐसे नहीं लिख सकते। पी स्टेटमेंट मान लो होता कि 2 इज प्राइम, और क्यू मान लो होता कि 4 इज इवन, है ना। तो पी और क्यू का डिसजंक्शन होता 2 इज प्राइम और 4 इज इवन, ठीक है ना। 2 इज प्राइम और 4 इज इवन। इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है, मतलब ये कब सही कब गलत होगा, ट्रुथ टेबल ये ध्यान में रखना बस। अब इसमें सारा थोड़ी रट्टा मारना है पूरी टेबल, बस इतना याद रखना कि सर ने बताया था कि एंड से मिलकर के बनी हुई जो क्या नाम है कंबाइंड स्टेटमेंट है वो तब ट्रू होती है जब एंड के अगल बगल वाले दोनों ट्रू हो, पी भी ट्रू हो और क्यू भी ट्रू हो। बाकी क्यों देखोगे फॉल्स कब होता है? बाकी हमेशा फॉल्स है। ट्रू तभी है जब दोनों ट्रू। ऐसे ही ट्रूथ टेबल अगर मैं इसका बनाऊं तो यहां मान लो पी है, यहां मान लो क्यू है, यहां मैं पी ज्वाइन क्यू मतलब पी और क्यू का कंबाइंड स्टेटमेंट बना रहा हूं। अगर ये ट्रू है तब तो ये ट्रू होगा। यहां पे जगह नहीं होगा, मैं अगले पेज पे बना देता हूं।
तो पी क्यू और पी और क्यू, है ना। तो अगर ये ट्रू है ये ट्रू है तब तो ये ट्रू होगा ही होगा, अगर ये फॉल्स है ये ट्रू है तब भी ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू ये फॉल्स है तब भी ये ट्रू होगा। ये फॉल्स एक ही शर्त पे होगा जब दोनों फॉल्स हो। तो इसको ऐसे याद रखो, ये तभी फॉल्स है जब दोनों ही फॉल्स हो। ये कब फॉल्स है? जब दोनों फॉल्स हो। एक भी ट्रू है तो जो उनका और वाला स्टेटमेंट होता है, कोई भी और वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू तब होता है जब दोनों ट्रू हो, ठीक है ना। कोई भी और वाला स्टेटमेंट ट्रू तब, सॉरी मैं गलत बोल गया, कोई भी और वाला स्टेटमेंट तब ट्रू होता है जब दोनों में से कोई एक ट्रू हो। फॉल्स तब होता है जब दोनों फॉल्स हो। बस तो फॉल्स वाले पे ध्यान लगाओ ना, इसमें पूरे पे क्यों ध्यान लगा रहे हो? बाकी तो हमेशा ट्रू है ही। फॉल्स कब होता है? जब दोनों फॉल्स हो। ये वाला ट्रू कब होता है? जब दोनों ट्रू हो। बाकी जगह तो फॉल्स ही है। तो ऐसे याद करो ना, ये थोड़ी पूरी टेबल रट्टा मारनी है तुमको, ठीक है। जैसे मैं लिखूं एग्जाम्पल के लिए, मैं बोलूं कि 2 इज इवन और 8 इज प्राइम, या 14 इज प्राइम, मान लो कुछ भी लिख सकते थे। अब यहां पे ये स्टेटमेंट आपकी, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये अपनी कोई स्टेटमेंट है। ये पी स्टेटमेंट हो गई और ये क्यू स्टेटमेंट हो गई। जो पी स्टेटमेंट है कि 2 इज इवन, वो ट्रू है ना। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। और जो क्यू स्टेटमेंट है कि 14 प्राइम है, वो फॉल्स है। लेकिन हमको पता है कि जो और से मिलकर स्टेटमेंट बनी होती है वो सही कब होती है? हर केस में, बस दोनों केस, एक केस को छोड़ के जिसमें ये दोनों फॉल्स हो। तो क्या ये दोनों फॉल्स हैं? नहीं, एक ही फॉल्स है ना। तो एक ही फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो इज ट्रू, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू। बेटा बताओ ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो। तो अगर 2 इवन है या 14 प्राइम है तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई, क्योंकि 2 इवन होता है। एक तो सही है ना, इसमें कोई भी एक सही हो दोनों में से तो और वाली स्टेटमेंट सही हो जाती है। जैसे मैं लिखूं 2 इज ऑड और 6 इज प्राइम, ऐसे लिख दूं मान लो 2 इज ऑड और 6 इज प्राइम। अब ये आपकी पी स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है, और ये आपकी क्यू स्टेटमेंट है, ये भी फॉल्स है। तो जब दोनों फॉल्स है तो ये जो भी स्टेटमेंट, मान लो आर स्टेटमेंट है, तो ये आर इज फॉल्स। तो ऐसी अगर कहीं स्टेटमेंट लिखी है कि 2 इज ऑड और 6 इज प्राइम, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट जो और वाली हैं इधर उधर वो गलत हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है ना? ये जानना जरूरी है क्योंकि ऐसे ही ऑप्शन बनते हैं ना एंड और का खेल लगा के, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताना। अभी तक कोई समस्या है किसी को? ठीक है, नेक्स्ट आता है एक नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। नेगेशन ऑफ अ प्रोपोजिशन। तुम्हारे लिए अच्छी राइटिंग में लिखूं यार, इस बार तुम मेरी राइटिंग सुधरवा के मानोगे। इसी स्टेटमेंट के नेगेशन से क्या मतलब है? तो नेगेशन क्या होता है कि अगर P कोई स्टेटमेंट है तो नेगेशन इसका जो है, नेगेशन ऑफ P, है ना, ऑफ प्रोपोजिशन P इज डिनोटेड बाई, हम ये सिंबल्स नहीं यूज करेंगे, मैं कह रहा हूं ना, हम केवल इसका मतलब यूज करेंगे, सिंबल्स में बातें नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। सिंबल से मत रटना ये वो सब, ठीक है, बस तुम मतलब समझना। और वाली स्टेटमेंट कब सही होती है, एंड से मिलकर बनने वाली स्टेटमेंट कब सही होती है, नेगेशन का मतलब क्या है, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, ट्रांस, ये सारी चीजें। तो नेगेशन ऑफ अ ट्रांसपोजिशन पी इज डिनोटेड बाई पी बार, या कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, ये एक लाइन खींच के पी लिख देते हैं, एंड इट इज
द प्रोपोजिशन, कौन सी प्रोपोजिशन है ये, मेरी बात ध्यान से समझना है क्या प्रोपोजिशन है, कि भैया नॉट पी, ऐसे इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में लगा दो, इट इज नॉट द केस दैट पी, मतलब जो भी पी स्टेटमेंट है उसके आगे ये लाइन लगा दो, ये फ्रेज लगा दो, इट इज नॉट द केस दैट पी, इट इज नॉट द केस दैट पी। इसको अंग्रेजी में और भी लिख सकते हो, क्या अंग्रेजी अगर यूज करो, इट इज नॉट द केस दैट पी को आप लिख सकते हो नॉट पी, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अंग्रेजी का उपयोग होगा अब यहां पे, किसका अंग्रेजी, जैसे मैं लिखूं कि मान लो पी स्टेटमेंट होता कि स्काई इज ब्लू, है ना, तो नॉट पी क्या स्टेटमेंट होता, इट इज नॉट द केस दैट स्काई इज ब्लू। तो जब ये सही नहीं है कि स्काई ब्लू है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो, स्काई इज नॉट ब्लू। अंग्रेजी की अगर बात करें तो इस लाइन का क्या मतलब है, इट इज नॉट द केस दैट पी, इट इज नॉट द केस दैट स्काई इज ब्लू को क्या कह सकते हो, स्काई इज नॉट ब्लू। क्लियर है। श्वेता झा क्या पूछ रही हैं, बेटा मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं इधर पढ़ाने में मगन था, आपका क्वेश्चन देखने के लिए मुझे शायद स्क्रॉल करना पड़ेगा। श्वेता पूछ रही है क्लास कितने बजे तक चलेगा, बोर हो रहे हो क्या, बोर हो रहे हो क्या, अरे चलने दो यार, मजा आ रहा है क्या, ये तुम अंग्रेजी सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, मैथ के पैसे में अंग्रेजी सीखने का मजा है, और क्या चाहिए बताओ। हमारे यहाँ अंग्रेजी के भी सारे दुख दूर किए जाते हैं मैथमेटिक्स की फीस में, हाँ। ठीक है, जाके बोलेंगे अरे यार संजीव से तो अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं मैथ वाली क्लास में। जैसे मैं एक और स्टेटमेंट लिखूं, मैं लिखूं एग्जाम्पल के लिए, मान मैं लिखता हूँ, दो तीन चीजें और हैं बेटा वो समझ जाओ, उसके बाद सेट थ्योरी नहीं स्टार्ट करेंगे आज, कल स्टार्ट कर लेंगे, डोंट वरी, कल स्टार्ट कर लेंगे। ये चीजें समझना जरूरी है, ये बैकबोन है, ये चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है ना, इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं। और साल भर का समय अपने पास, आराम से पढ़ेंगे और सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। ध्यान सुनना, मान लो मैं पी स्टेटमेंट लिखता कि 6 इज एन इवन इंटीजर, तो इसका नेगेशन क्या होता, इसका नेगेशन क्या होता, 6 इज, ऐसे लिखना पहले, इट इज नॉट द केस दैट क्या 6 इज एन इवन इंटीजर, पूरी लाइन में लगा दो, 6 इज एन इवन इंटीजर, मतलब ये सही नहीं है कि 6 इवन इंटीजर है, इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि 6 इज नॉट एन इवन इंटीजर, ठीक है ना। तो अगर पी स्टेटमेंट होता कि 6 इज एन इवन इंटीजर, तो उसका नेगेशन क्या होता कि 6 इज नॉट एन इवन इंटीजर, क्या होता नेगेशन इसका कि 6 इज नॉट एन इवन इंटीजर। ये अंग्रेजी है नहीं, क्या है ये अंग्रेजी, है ना। और अगर इस स्टेटमेंट की बात की जाए तो ये क्या है, ट्रू है, 6 इवन इंटीजर होता है। और जो इसका नेगेशन है कि 6 इज नॉट एन इवन इंटीजर, ये कैसी स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है, क्योंकि ये बात सही नहीं है कि 6 इवन इंटीजर नहीं होता, 6 होता है इवन इंटीजर। तो यहां पी सही है, नॉट पी क्या है, गलत है ना। अब ट्रूथ टेबल इसी से बन जाएगा, इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, इसका नेगेशन का, पी और नॉट पी का ट्रूथ टेबल क्या होता है, अगर पी ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, और अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू चलेगा, आपके हिसाब से उल्टा, आप कहते ना उल्टा, पी ट्रू है तो नॉट पी फॉल्स होगा, और अगर पी फॉल्स है तो नॉट पी ट्रू होगा। ये क्लियर है कि नहीं। जैसे मैं बोलूं, मैं स्टेटमेंट मान लो बोलूं 2 इज नॉट एन इवन इंटीजर, तो इसका नेगेशन क्या होगा, इट इज नॉट द केस दैट 2 इज नॉट एन इवन इंटीजर, मतलब
2 इज एन इवन इंटीजर, है ना, और 2 इज एन इवन इंटीजर क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट। और जो उसका पहला था स्टेटमेंट पी, वो क्या था, इट इज क्या नाम है, 2 इज नॉट इवन इंटीजर, वो क्या हो गया, फॉल्स। तो मेन स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो नेगेशन ट्रू होगा, और अगर मेन स्टेटमेंट ट्रू है तो नेगेशन फॉल्स होगा। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो सर, जिसमेल आप सही कह रहे हो कि उसमें क्या नाम है, ये नोटेशन टेल्डा वाला भी चलता है। ठीक है, टेल्डा वाला नोटेशन भी चलता है, सही कह रहे हो बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट एक आता है जिसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। यही है पूरा खेला। मैं आपको मजे की बात बता दूं, अगर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आ गई ना, सब समझ में आ जाएगा प्योर मैथमेटिक्स में, और कुछ है ही नहीं। पूरी प्योर मैथमेटिक्स में पी इंप्लाइज क्यू, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, यही सब चल रहा है। कुछ भी स्टेटमेंट तुम उठा के देखो, यही सब चल रहा होगा, कहीं कन्वर्स की बात, कहीं रिवर्स की बात, कहीं किसी चीज की बात। ठीक है, यही सब बातें चल रही होंगी। सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट से क्या तात्पर्य है? तो मान लो अपने पास, मान लो पी और क्यू कोई दो प्रोपोजिशन है, लेट पी एंड क्यू बी टू प्रोपोजिशंस, देन पी, इसको पढ़ते हैं पी इंप्लाइज क्यू। क्या पढ़ते हैं, पी एरो पी क्यू या फिर पी इंप्लाइज क्यू। ये क्या स्टेटमेंट होती है, इज द प्रोपोजिशन, क्या प्रोपोजिशन होती है, इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, क्या प्रोपोजिशन होती है, इफ पी देन क्यू। क्या होता है ये, पी एरो क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोपोजिशन रिप्रेजेंट करता है कि अगर पी, इफ पी देन क्यू। क्या स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है, इफ पी देन क्यू। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, मान लो तुम्हारे पापा कहें तुमसे कि अगर तुम, मैं तुमसे कह रहा हूं, पापा नहीं मैं कह रहा हूं सपोज करो, अगर तुम आईआईटी जैम का एग्जाम टॉप करोगे तो मैं तुम्हें एक कार दिलाऊंगा। अब तुम रिकॉर्ड मत कर लेना, ठीक है, कार महंगी होगी यार, पर तुम टॉप करो, मैं कोशिश करूंगा दिलाने की। ठीक है, तो स्टेटमेंट है कि अगर तुम एग्जाम टॉप करोगे तो मैं तुम्हें कार दिलाऊंगा। तो ये दो स्टेटमेंट से मिलकर बना हुआ है। इफ यू टॉप द एग्जाम संजीव सर विल गिव यू अ कार। ठीक है, समझ रहे हो? तो एक स्टेटमेंट हो गई टॉप द जैम 2025, और क्यू स्टेटमेंट हो गई संजीव सर विल गिव यू अ कार। मैंने एक कार बोली है, मैं प्ले वाली कार भी दे सकता हूं। मैंने ये नहीं कहा है कि कौन सी ब्रांड की, कितने लाख वाली, है ना, बहुत कुछ छुपाया गया है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करेगी इफ यू, यहां यू भी तो लगाओ, इफ यू टॉप द जैम 2025 देन संजीव सर विल गिव यू अ कार। ये होगी ये स्टेटमेंट। ठीक है, आलोक कह रहे हैं आप अच्छे से पढ़ा दो। अरे यार अच्छे से ही पढ़ा रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा क्या आलोक चक्रवर्ती जी? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया कि यू टॉप द जैम 2025 संजीव सर विल गिव यू अ कार।
तो ये स्टेटमेंट क्या बनेगी इम्प्लाइज के साथ, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या बनेगी कि इफ यू टॉप द जैम 2025 एग्जाम, है ना, देन संजीव सर विल गिव यू अ कार। ठीक है, ये लो शिवम ने इतनी सारी कारें भेज दी। अब समझना, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट सही कब होगी, गलत कब होगी। ये स्टेटमेंट सही कब होगी, गलत कब होगी, है ना। इस स्टेटमेंट की बात करते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत कब होगी, सही कब होगी, मतलब ट्रुथ टेबल की बात कर रहे हैं कि भाई जो ये है, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं इसके ट्रुथ टेबल की बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ट्रुथ टेबल की अगर मैं इसके बात करूं तो मुझे यहां पे P दिया है, यहां पे Q दिया है, मैं जानना चाहता हूं कि P इंप्लाइज Q कब ट्रू होगी। अगर ये ट्रू है ये फॉल्स, अगर ये ट्रू है ये ट्रू है तो क्या होगा, अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है तो क्या होगा, और अगर ये फॉल्स है ये ट्रू है तो क्या होगा, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो ये क्या होगा। तो मेरी बात ध्यान सुनना, ये स्टेटमेंट गलत कब होगी, मेरी बात ध्यान सुन के बताना, ये स्टेटमेंट गलत कब होगी। बहुत ध्यान से सोच समझ के बताना, इसमें कोई गणित नहीं है, इसमें केवल तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग है, थोड़ी सी अंग्रेजी लॉजिकल थिंकिंग। मैं कब गलत साबित होऊंगा ये बता दो बस। मैंने बोला है कि इफ यू टॉप द एग्जाम जैम एग्जाम 2025 आई विल गिव यू अ कार। तो मेरी बात गलत कब साबित होगी, मैं कौन से केस में गलत होऊंगा, कौन से केस में गलत होऊंगा। मैं एक ही केस में गलत होऊंगा, जब तुम एग्जाम टॉप कर दो और मैं तुमको कार ना दिलाऊं। यही तो है, मेरी बात समझ रहे हो। ये स्टेटमेंट गलत कब होगी, जब तुम एग्जाम टॉप करो फिर भी मैं तुमको कार न दिलाऊं। केवल एक ही केस में स्टेटमेंट गलत होगी, बाकी गलत नहीं है। ये एक ही परिस्थिति में ये स्टेटमेंट गलत होगी कि तुम एग्जाम टॉप करो और मैं तुमको कार न दिला पाऊं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। बाकी हो सकता है कि तुम एग्जाम में टॉप ना करो फिर भी मैं तुमको कार दिला दूं, तब भी मैं गलत नहीं हूं। हो सकता है कि तुम एग्जाम में टॉप करो फिर भी मैं तुमको कार दिला दूं, तब भी मैं गलत नहीं हूं, मतलब ये स्टेटमेंट गलत नहीं है ना। हो सकता है कि क्या नाम है, और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ना तुम एग्जाम में टॉप करो ना मैं तुमको कार दिलाऊं, तब भी मैं गलत नहीं हूं। मैं गलत केवल तभी हूं जब तुम टॉप करो और मैं तुमको कार ना दिला पाऊं। समझ गए, तभी ना मैं गलत होऊंगा, स्टेटमेंट तभी तो गलत होगी। आई बात समझ में। कहने का मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट केवल एक ही परिस्थिति में गलत होगी, जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो जाए, केवल तभी गलत होगी, बाकी ये हमेशा ट्रू होगी। तो केवल ये वाला केस है जिसमें ये गलत होगी कि भाई तुम जो है टॉप तो कर दो पर संजीव सर कार न दिलाएं, तो वो संजीव सर की स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। बाकी तुम टॉप कर दो संजीव सर कार दिला दें तब भी स्टेटमेंट सही है, तुम टॉप ना करो संजीव सर कार दिला दें तब भी स्टेटमेंट सही है, और अगर तुम टॉप भी ना करो संजीव सर कार भी ना दिलाएं तब भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना, आई बात समझ में। पक्का क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि P इंप्लाइज Q वाली स्टेटमेंट कब सही होती है और कब गलत होती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूं आपके साथ, यही लिख देता हूं, ये बहुत बहुत आवश्यक चीज है, बहुत जरूरी चीज है। मैं मान लो लिख देता हूं कि इफ 2 इज इवन देन 3 इज प्राइम, 3 इज इवन। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है ना, बोलो बोलो। हाँ, थर्ड वाले में देखो देखो, मैं वही कह रहा हूं कि इस स्टेटमेंट के बारे में सोचो कि संजीव सर की स्टेटमेंट गलत कब होगी, मेरी स्टेटमेंट गलत कब होगी। ये स्टेटमेंट गलत तब होगी, एक ही शर्त पे गलत होगी, तुम टॉप करो और मैं कार ना दिलाऊं, और किसी परिस्थिति में गलत नहीं है ये पूरी स्टेटमेंट गलत कब होगी, जब तुम टॉप कर चुके हो और मैं तुमको कार ना दिला पाया हूं, तभी तो गलत है, बाकी तो कभी गलत है ही नहीं है। तो वही मैंने कहा कि ये गलत एक ही शर्त पे होगी, जब तुम टॉप कर दो और मैं तुमको कार ना दिलाऊं। कार दिलाने वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए और टॉप करने वाली सही हो जाए, केवल तभी ये पूरी स्टेटमेंट
गलत होगी, अदरवाइज ये कभी गलत नहीं होगी। यही आपको समझना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है कि इफ 2 इज इवन देन 3 इज इवन, ये सही है गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है P, ये स्टेटमेंट क्या है Q। तो P स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। और Q स्टेटमेंट क्या है, ये है फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स अगर मिल जाएं T और F तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। इफ 2 इज इवन देन 3 इज इवन, ये फॉल्स हो गई, ठीक है। और एग्जाम्पल ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो कि इफ x इज पॉजिटिव देन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये P स्टेटमेंट हो गया कि भाई x पॉजिटिव है तो x प्लस 1 1 से बड़ा होगा, है ना। x पॉजिटिव है, अगर ये ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू ही है फिर, मतलब दोनों ट्रू होंगे तो ये पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अगर x पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो x प्लस 1 1 से बड़ा होगा, ये ट्रू हो जाएगा, मतलब ये पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है ना। आई बात समझ में। ठीक है, तो ऐसे ही है कि भाई आपको इम्प्लाइज के सिंबल समझने हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसके कन्वर्स की। इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं, कन्वर्स लिखने में बड़ी समस्या होती है। कन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, कन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। कन्वर्स क्या होता है, द कन्वर्स ऑफ P इंप्लाइज Q इज Q इंप्लाइज P, मतलब P की जगह Q लिख दो, Q की जगह P लिख दो। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं अगर स्टेटमेंट, इफ इट रेन्स देन आई विल गेट वेट, अगर बरसात हुई है ना तो मैं भीग जाऊंगा। इफ इट रेन्स देन आई विल गेट वेट। इसमें एक स्टेटमेंट है P इट रेन्स, दूसरी स्टेटमेंट है Q आई विल गेट वेट। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया P इंप्लाइज Q, है ना। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया P इंप्लाइज Q, अगर बरसात हुई तो मैं भीग जाऊंगा, है ना। इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका कन्वर्स क्या होगा, Q इंप्लाइज P। इफ आई if I'll get wet then it rains, नहीं, if I'll get wet then it rains, अगर मैं भीग गया तो बरसात होगी, है ना, मतलब बरसात हुई है, ठीक है। if I'll get wet then it rains, ठीक है। ठीक है, और है बहुत सारी और भी ऐसी स्टेटमेंट बना सकते हो आप। जैसे मैं बोलूं इफ 2 डिवाइड्स M देन M इज इवन, तो यहां पे ये आपका P स्टेटमेंट हो गया, ये आपका Q स्टेटमेंट हो गया। तो ये आपका P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट हो गया, P इंप्लाइज Q,
तो Q इंप्लाइज P क्या स्टेटमेंट होगा? इफ M इज इवन देन 2 डिवाइड्स M। ठीक है, आ रही बात समझ में भाई कि नहीं समझ में आ रही है? मान लो P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट होती, अब तुमने सब ग्रुप नहीं पढ़ा है थोड़ा बहुत, चलो मतलब ऐसे यूज कर लेता हूं, बस तुम स्टेटमेंट इसके आधार पे बता देना। इफ M is order of some subgroup of G, then M divides order of G। ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। मान लो ये स्टेटमेंट होती कि इफ M इज ऑर्डर ऑफ सम सब ग्रुप ऑफ G, देन M डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। तो इसका कन्वर्स क्या होता? अभी ये मत समझो ये सही है गलत है, बस ये समझो इसका कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होती। सही गलत की बात कर लेंगे। तो यहां पे ये आपका स्टेटमेंट P है ना, और ये आपका स्टेटमेंट Q है। ठीक है, ये कहता है कि अगर M किसी सब ग्रुप का ऑर्डर है तो M ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इसका कन्वर्स क्या होगा कि इफ M डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, ये लैग्रांज थ्योरम है उसका कन्वर्स। ठीक है, थोड़ा और परिष्कृत रूप में बाद में लिखा जाएगा ये। देन M इज ऑर्डर ऑफ सम सब ग्रुप ऑफ G। अब तुम बोलोगे सर ने तो अभी ग्रुप सब ग्रुप पढ़ाया नहीं, पहले ही बता दिया। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं आपको केवल इम्प्लाइज नॉट इम्प्लाइज का जो क्या नाम है फंडा है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मेरा मकसद ये बताना नहीं है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, अभी मेरा ये बताने का बिल्कुल मकसद नहीं है कि इनका क्या मायने है, बस इतना अंग्रेजी समझो, इसकी अंग्रेजी समझना मकसद है यहाँ। ये कह रहा है कि अगर M कोई नंबर है जो क्या नाम है किसी सब ग्रुप ऑफ G का ऑर्डर है। सब ग्रुप क्या होता है पता नहीं, ग्रुप क्या होता है पता नहीं, अभी तो नहीं पता ना हमको। तो बस स्टेटमेंट देखो, अंग्रेजी देखो। इफ M इज ऑर्डर ऑफ सम सब ग्रुप ऑफ G, देन M डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। का कन्वर्स क्या होगा कि इफ M डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, देन M इज ऑर्डर ऑफ सम सब ग्रुप ऑफ G। ये जो पहली वाली स्टेटमेंट लिखी है, इसी में अगर G पहले मेंशन कर दें कि फाइनाइट ग्रुप है तो इसको लैग्रांजेस थ्योरम कहते हैं, हम पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी में। और जो यहाँ नीचे लिखा है वो उसका कन्वर्स लिखा है। क्या लिखा है? कन्वर्स। ऐसे बहुत सारे तमाम एग्जांपल्स आप देखोगे। जैसे मैं एक और स्टेटमेंट लिखूं, ऐसे ही मैं लिखूं कि भाई इफ ये स्टेटमेंट लिख दूं अगर मैं कि इफ G इज साइक्लिक देन G इज अबिलियन। अब ये क्या अबिलियन है क्या साइक्लिक है मुझे उससे मतलब ही नहीं है, अभी तो मैं बस अंग्रेजी की बात कर रहा हूं। अगर राम श्याम है तो श्याम राम है ना, तो उसका समझ रहे हो ना, अंग्रेजी की बात कर रहा हूं मैं। मुझे मतलब नहीं है कौन क्या है, असलियत क्या है, साइक्लिक क्या होता है, अबिलियन क्या है। मेरे लिए भैया ये स्टेटमेंट P है, देन के पहले वाला इफ के बाद वाला, और देन के बाद वाला क्या है Q है। तो मुझसे कोई कहेगा कि इसका कन्वर्स बताओ Q इंप्लाइज P, तो मैं सिंपल लिख दूंगा क्या, इफ G इज अबिलियन, यहां इफ लगाऊंगा, इफ G इज अबिलियन, इफ G इज अबिलियन देन G इज साइक्लिक। अब ये ट्रू है नहीं ट्रू है उसकी कहानी में अभी अपने को नहीं पढ़ना है। आ रही बात समझ में? हाँ बेटा, जैसे P इंप्लाइज Q का था वैसे Q इंप्लाइज P का भी होगा ना। बस एक और बचा है सकीना बेटा, एक और बचा है। अच्छा जसप्रीत जी, एक और बचा है, बस वो पढ़ा देता हूँ उसके बाद छोड़ दूंगा, ठीक है ना। ये अंग्रेजी पढ़ रहे हो यार, काहे बोर हो रहे हो तुम लोग? यू आर स्टडिंग अंग्रेजी ओनली है ना। तो अगर P इंप्लाई करे Q को, अगर P इंप्लाइज Q ये स्टेटमेंट हो कि अगर G साइक्लिक है तो G अबिलियन होगा, तो इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर G अबिलियन है तो G साइक्लिक होगा। ठीक है ना, अभी छोड़ दूंगा बस ये लास्ट। ठीक है, प्रोपोजिशनल कैलकुलस तो खत्म कर लो, सेट थ्योरी तो मैं पढ़ा भी नहीं रहा आज। लास्ट है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? द कॉन्ट्रा पॉजिटिव,
इसका ट्रुथ टेबल बना के लाना, ठीक है ना, सबका जिनका मैंने छोड़ दिया है। द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ P implies Q is the proposition, क्या प्रोपोजिशन, नॉट Q implies नॉट P, ठीक है ना। नॉट Q implies नॉट P को कॉन्ट्रापोजिटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रापोजिटिव बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बोलूं, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूं ऐसी स्टेटमेंट, P implies Q, मान लो मैंने लिख दिया कि इफ G इज साइक्लिक देन G इज अबिलियन। मैंने फिर से कहा कि अभी अंग्रेजी पढ़ो, अभी इस पे मत जानो साइक्लिक अबिलियन क्या होता है, ठीक है। तो मेरे लिए बस ये एक स्टेटमेंट है P, और मेरे लिए बस ये एक स्टेटमेंट है Q। इसका जो कॉन्ट्रापोजिटिव होगा, कॉन्ट्रापोजिटिव, वो क्या स्टेटमेंट होगा, कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट होता है नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। तो नॉट Q मतलब क्या, इफ G इज नॉट Q मतलब इफ इट इज नॉट द केस दैट Q, मतलब इफ G इज नॉट अबिलियन। नेगेशन इसका कि G इज अबिलियन, इसका नेगेशन है ना, Q का नेगेशन, G इज अबिलियन का नेगेशन क्या होगा, G इज नॉट अबिलियन, G is not abelian, then G is cyclic का नेगेशन क्या होगा, G is not cyclic, ठीक है, आई बात समझ में। तो P implies Q, अगर ये स्टेटमेंट है तो जो उसका कॉन्ट्रापोजिटिव है वो ये स्टेटमेंट होता है। क्लियर है, हाँ हाँ। इफ G इज नॉट अबिलियन देन G इज नॉट साइक्लिक। आई होप आपको कन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, कंडीशनल, है ना, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, ये समझ में आ गया हो, कौन कब ट्रू होता है वो समझ में आ गया हो। आपका होमवर्क है, होमवर्क ये अपने लिए करना, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन ये अपने लिए करके रखना, ठीक है। क्या, फाइंड ट्रूथ टेबल ऑफ पहला कन्वर्स, दूसरा कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है ना, इनका ट्रूथ टेबल निकाल के रखना। और आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं, कल वाली क्लास में ये सब पढ़ेंगे। सेट रिलेशन हम आपको नहीं पढ़ा पाए आज, ठीक है। इसमें थोड़ा अलग ही है प्रकार। सिलेबस इंट्रोडक्शन हो गया, और क्या है, प्रोपोजिशनल लॉजिक्स है ना। ठीक है ना, प्रोपोजिशनल कैलकुलस, ये मैंने आपको करा दिया। 2 टॉपिक मैंने आज आपको करा दिए। कल वाली क्लास में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको सेट थ्योरी कराऊंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल पुनः मुलाकात होगी आपसे 7:30 बजे, ठीक है ना। तो एक बार इसको बस हल्के क्या नाम है लहजे में ऐसे रीड करके आ जाना, ठीक है, क्योंकि अक्सर ये हम यूज़ करते रहेंगे, बस हल्के से लहजे में यूज़ करके आ जाना, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, मिलते हैं कल पुनः। थैंक यू सो मच। अच्छा, कमल कह रहे हैं इनवर्स ऑफ P इंप्लाइज Q। बेटा ये होता है नॉट P इंप्लाइज नॉट Q, इनवर्स होता है नॉट P इंप्लाइज नॉट Q। दोज हु वांट टू नो, मैं कल लिखा भी दूंगा, ठीक है।